सबको एमटीसी बुक का स्ट्रक्चर हर एक चैप्टर का समझ में आ गया क्या? यस सर। हाँ, अभी जब भी मैं बोलूंगा, ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि पिछले लेक्चर में जब मैंने बोला था कि एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करो, सॉल्व करो, तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर एमटीसी में कहाँ पे है एक्सरसाइज 1.1, तो वो कौन से सेक्शन में रहेगा? एनसीईआरटी सेक्शन में, ठीक है, जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में भी है। आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ डाउनलोड करके रखो, या फिर उसके पीडीएफ ऑनलाइन हर तरफ अवेलेबल है, या फिर आप एनसीईआरटी का बुक भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। यस, किसी को कुछ पूछना है अभी? सर असर्शन रीजनिंग मतलब क्या सर? हाँ, वो देखो, असर्शन रीजनिंग के जो क्वेश्चंस है उसमें एक क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ ना, क्लैरिटी आ जाएगा। देखो, आप सब लोगों को याद होगा, सी direction in each of the following questions a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason just below it. Of the statements, mark the correct answer as, देखो ये चार ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। आपको याद है हमारे वर्कशीट में ऐसे क्वेश्चन थे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट ट्रू बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ सर। हाँ, वो वाले। तो उन्होंने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के बदले असर्शन रीजन बोला। ओके, दोनों करेक्ट है क्या, स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं चेक करो। और दूसरा वाला जो रीजन है या फिर रीजन जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है सेकंड ऑप्शन, या फिर पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, ऐसे। समझ में आया? ये चार ऑप्शन फिक्स रहते हैं और फिर आपको ये चेक करना है, असर्शन रीजन चेक करो और इन चार में से कौन सा ऑप्शन। ये चार ऑप्शन हमेशा फिक्स रहते हैं। पहला ऑप्शन में क्या रहता है, बोथ आर ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। यहाँ सेकंड का मतलब रीजन और फर्स्ट का मतलब असर्शन। यहाँ भी दोनों ट्रू है लेकिन दूसरा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जो पिछले साल फाउंडेशन में थे उनको पता चल गया होगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। बाद में असर्शन में बोला, रीजन में बोला ईच रैशनल नंबर इज अ क्वोशंट ऑफ एनी टू इंटीजर्स व्हाइल इट्स डिवाइजर शुड नॉट बी 0, thus a number of the form p by q where p q are integers and q not equal to 0 is a rational number, ठीक है। अभी यहाँ पे 0 इज अ रैशनल नंबर और ये पूरा जो भी बताया भारूड, ये दोनों के दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है, लेकिन सेकंड इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, ये जो रीजन है इसका एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं है। नहीं सर। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया सबको? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो रीजन दिया है ना सर, इच हाँ। रैशनल नंबर इज अ क्वेश्चन ऑफ एनी टू इंटीजर्स, मीन सर ये जो रीजन दिया है आई थिंक ये इसका एक्सप्लेनेशन ही लग रहा है, क्योंकि सर q इज नॉट इक्वल टू 0 और वहाँ पूछा है 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट। सो ये एक हो सकता है ना सर, क्योंकि अगर 0 एक रैशनल नंबर है तो उसका q तो नॉन जीरो है, तो ये रैशनल नंबर हो सकता है, ये ऐसा मीन सर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है ना। वो आप सोच के बोलो मुझे। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। उस पे डिपेंड नहीं है ना पर। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। उसने जो सर बोला यहाँ वो पे रीजन उसने जो बोला में वो सही बोला श्रेयस ने, दैट इज ट्रू एक्चुअली। कौन बोल रहा है? श्रेयस गायकवाड़ सर। हाँ, वो ट्रू है, उसने जो बोला वो करेक्ट है। आप सोचो पहले, ठीक है, यू ट्राई टू थिंक फर्स्ट, फिर बाद में हम आएंगे उसके ऊपर। चलो, समझ में आ गया वो कैसे टाइप का क्वेश्चन रहता है, वो आंसर अभी मत पूछो मुझे,
कैसे है ना, फाउंडेशन में थोड़े बच्चे सोचने भी चाहिए। ऑल राइट, हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया है और रैशनल नंबर के जो प्रॉपर्टीज है वो भी डिस्कस किया। अभी एक्सरसाइज 1.1 में कोई डाउट है तो पूछ लो। देखो आपके पास इसके सॉल्यूशंस है एमटीजी बुक में दिए हुए, लेकिन वो सॉल्यूशन पढ़ के भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो हमेशा मुझे क्लास में डाउट पूछो। माय रिक्वेस्ट इज डोंट सी द सॉल्यूशंस ओनली फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, बेटर इज टू डायरेक्टली सॉल्व विदाउट लुकिंग एट द सॉल्यूशंस। ठीक है, अभी समवन अनुष्का है क्या रे? अनुष्का आहेर आज नहीं आई, ठीक है, शी इज एब्सेंट टुडे। सो समवन वाज आस्किंग मी सर, ये जो प्रॉपर्टीज है वो तो हमने डिस्कस कर लिए, और ये जो थे प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर के 6 प्रॉपर्टीज, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ये सारे किसके ऊपर थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में थोड़ा डाउट है, तो उनको मैं कल 3-4 लिंक भेज दूंगा, वो लेक्चर सुन लेना। वहां पे आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल नंबर का कवर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पिछले साल अच्छे से बॉडमास रूल अच्छे से पढ़ा है, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपने डिस्कस किया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में 2 मेथड पता होने चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता है, और multiplication is very straightforward, we just multiply numerator with numerator and denominator with denominator। and division करते वक्त हम क्या करते हैं, पहला नंबर एज इट इज, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं और दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। सो ये चारों ऑपरेशन आपको पहले आने चाहिए अच्छे से, नहीं आते हैं तो मेरे वो 4 लेक्चर सुनो, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला और डिवीजन वाला, ओके। नाउ कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो अभी पूछ सकते हो आप। यस, इज देयर एनी डाउट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1? No, sir. नो डाउट? While asking doubts, you should be very, very shameless and merciless. Shameless yourself, merciless on me. You should not feel pity on teacher. You should ask as many difficult questions, as tough questions as possible. Okay. सर हमें जो मीन्स सर जो हमें आ गए सर उस डाउट नहीं वो भी पूछने के क्या? हाँ, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए, ये जो 11 क्वेश्चन थे उसमें से किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाए, कोई डाउट है तो पूछ लो। चैट में किसी ने तो बोला 1। श्रद्धा, फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा वाला, फर्स्ट है सेकंड? यूज एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज एंड फाइंड। Sir, your voice is not clear. ये क्लियर है रे बेटा, आप रेंज में बैठो, अच्छे रेंज में बैठो। आवाज Hello, नहीं sir. आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ अरे, रही है सर, आ रही है। Your voice आ is रही not है clear. सर, क्लियर है सर। आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके ओके, ऑडियो ऑफ करो सब लोग। यहाँ रेंज फुल है बेटा, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे रेंज में बैठो। ठीक है, क्वेश्चन 1 में
थोड़ा सा ट्रिकी लगता है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1। उसमें क्या है कि हमें बोला गया यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अभी देखो यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो पहले हमें डिसाइड करना जरूरी है। ऑलराइट हम तो डायरेक्टली बॉडमास रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बॉडमास रूल के हिसाब से पहले हमें मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा यहाँ, और बाद में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लेंगे। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज। जो हमने 6 प्रॉपर्टीज देखे हैं कॉम्यूटेटिव, सॉरी क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, उसके बाद सबसे लास्ट का था इनवर्स प्रॉपर्टी में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो हो रहा है वो हमें चेक करना है। तो अभी देखो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं हम। इसके लिए आपको प्रॉपरली ऑब्जर्व करना जरूरी है। आप चाहे तो देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या बोला था कि समझो रैशनल नंबर से a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस ए बाई बी। इनको हम एक्सचेंज भी करेंगे तो वो इक्वल ही रहेगा एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी ये ट्रू आता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव में हमें ब्रैकेट्स लेने पड़ते हैं। एसोसिएटिव में समझो हमें दिया है a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, यहाँ ये ब्रैकेट लिया इज इक्वल टू a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, यहाँ ये ब्रैकेट लिया। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन में भी ये ट्रू आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। हमने रैशनल नंबर्स लिए हैं इसलिए मैं a बाई बी सी बाई डी ले रहा हूँ। रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस टाइप के रहते हैं, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, फिर उसके बाद ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन इनवर्स प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब अगर हमें 5/3 दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/5 रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव का अच्छे से सुन लो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, या फिर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन, a इंटू बी माइनस a इंटू सी। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं a को इनसाइड, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। a को कॉमन निकाल सकते हैं और a को कॉमन निकाल के हमें a इंटू इन ब्रैकेट b माइनस सी ऐसे मिलेगा। तो अभी यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अभी आप ऑब्जर्व करो प्रॉपरली, 1 by 1 मैं स्टेप लिख रहा हूँ यूजिंग सम प्रॉपर्टीज। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में ये 3/5 सेम दिखाई दे रहा है। मतलब ये वाला जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे a इंटू बी a इंटू सी, ये a सेम दिखाई दे रहा है ना, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो जब ये सेम दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसको हमें ऐसे लिखना है। इनको पहले साथ साथ लेके आओ। तो उनको साथ साथ लेके आने के लिए पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ, -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज, ये ऐसे हर एक स्टेप में रीजन लिखना जरूरी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों कॉम्यूटेटिव? क्योंकि मैंने क्या किया, ये वाला जो सब्ट्रैक्शन था
आई एम सॉरी, ये पॉजिटिव है 5/2 और ये निगेटिव 3/5 इंटू 1/6 है। इन दोनों को, दोनों एक्चुअली एक दूसरे के साथ एडेड है, दे आर एडेड विथ ईच अदर। उनके साइन के साथ मैंने शिफ्ट कर लिया पूरा। -3/5 इंटू 1/6 पहले लिखा और 5/2 बाद में लिखा। दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है। तो ये है पहला प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। अभी इस पर्टिकुलर दोनों में 3/5 सेम दिखाई दे रहा है, तो 3/5 हम बाहर कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ -2/3 -1/6, ये माइनस साइन 1/6 प्लस 5/2। दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उल्टा यूज किया, ओके। ये कॉमन निकाल के ब्रैकेट के अंदर b + c लिखा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू राइट डाउन इट इन द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ब्रैकेट को। बस अभी ये दो प्रॉपर्टी काफी है, इसके बाद अभी हम सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालेंगे। 3/5 इंटू, इसको सॉल्व करो अभी, एलसीएम मेथड से सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो। आई विल सॉल्व बाय एलसीएम मेथड। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर 6 आएगा और यहाँ आएगा -5/6, -4 -1। ओके, यहाँ 5 कैंसल होगा। सो हियर वी विल गेट -3/6 प्लस 1/2, दैट इज 5/2, that is 3 1 जा 3 2 जा 6, -1/2 प्लस 5/2, -1/2 प्लस 5/2, ये 5/2 मतलब 2.5 और यहाँ आधा कैंसिल कर दिया तो बचा आंसर 2। ठीक है। यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी हमने यूज किया है क्या? ठीक है। नो। जो भी प्रॉपर्टी यूज हुआ है उसका नाम लिखना जरूरी है। आप इसका सॉल्यूशन भी देख लो, वहां देखते हुए आपको समझ में आ जाएगा। ऑल राइट। सर हाँ सर आपने वहां पे -1/6 सर +1/6 है ना? नहीं रही है नहीं नेगेटिव सर, नीचे वो ब्रैकेट में सर नीचे। हाँ, तो -1/6, ये माइनस साइन हमने एज इट इज रखा ना। हाँ सर। समझ में आया? वो माइनस साइन है ना पहले से ही। ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, उसमें से हमने 3/5 बाहर निकाला तो दोनों नेगेटिव 2/3 और नेगेटिव 1/6 दोनों ब्रैकेट के अंदर रहेंगे। ओके। सर मैंने वो माइनस साइन ली नहीं, मैंने प्लस साइन ले लिया तो मेरा चुप गया। हाँ, आंसर विल बी रॉन्ग इफ यू मिस द साइंस। ठीक है, कॉमन लेते वक्त थोड़ा अच्छे से याद रखो। कॉमन Yes, लेना sir. थोड़ा सा आपके लिए नया हो सकता है। ओके, अभी पहला एक्सरसाइज खत्म हुआ, ये मैं डिक्लेयर कर दूं। किसी और को कोई डाउट है? ऑल राइट, चलो फिर अगला हेडिंग लिखो अभी। नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन of rational numbers on number line. सर आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. Your voice is breaking. ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हाँ सर। Please write down this heading, representation of rational numbers on number line. Once you write down this heading, everyone should pay proper full attention. First of all, सबसे पहले रैशनल नंबर तक पहुंचने से पहले सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे नेचुरल नंबर्स।
देखो क्लास पूरा 10 मिनट और कंटिन्यू होगा। आपको इसके बाद दूसरा कोई क्लास है क्या? नहीं सर। हाँ, आई विल कंटिन्यू 10 more minutes। नहीं ठीक है, तो पहला है नेचुरल नंबर्स। उनको अगर हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे दिखाते हैं। सबसे पहले ये एक रे ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ पे पहला पॉइंट जो रहेगा 1, और इक्वल डिस्टेंस पे हम ऐसे नंबर्स लेंगे, ये सारे नेचुरल नंबर्स, दे विल प्रोसीड अप टू पॉजिटिव इंफिनिटी। और यहाँ पे पॉइंट क्यों लिया, एरो क्यों नहीं दिखाया नंबर लाइन पे? क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में नेचुरल नंबर जो है 1 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं रहता, इसीलिए यहाँ पॉइंट लिया। स्टार्टिंग पॉइंट सर वो। हाँ, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल पॉइंट। होल नंबर्स सर विच वी, हाँ बोलो। सर आई थिंक ये आपने लिया था ना सर? अरे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो अभी मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। होल नंबर जो है वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, और इंटीजर्स जो है, जो आई और कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हो हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि दोनों साइड इंटीजर्स बढ़ते रहते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी, और राइट में पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो रैशनल नंबर के पहले वाले जो है उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मतलब बिल्कुल बच्चों का खेल है, बस आपको इक्वल डिस्टेंस पे वो सारे रिप्रेजेंट करने आने चाहिए। नाउ our main point of discussion, that is fourth, is rational numbers। इनको कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे? तो अभी रैशनल नंबर में हम 3 टाइप के नंबर्स देखेंगे। टाइप नंबर 1, सबसे पहला टाइप, विच विल बी ऑफ द फॉर्म प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग है कि इसमें न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर रहता है डिनोमिनेटर से। ओके, बाद में हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ। टाइप नंबर 2 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और उसके बाद हम डेसिमल वाले लेंगे तीसरे टाइप में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये 2 टाइप अभी डिस्कस कर लेते हैं। एवरीवन शुड पे प्रॉपर फुल अटेंशन ऑन द स्क्रीन। चलो, ये पहले 3 तो समझ में आ गए, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। अभी रैशनल का पहला टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन वाले रैशनल नंबर, जिसमें न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल, लेट अस से आई वांट टू रिप्रेजेंट नंबर से 1/3 ऑन द नंबर लाइन। ये पहला है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, 1/3 ऑन द नंबर लाइन। हमेशा याद रखो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर रहता है। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वाले जो नंबर है हमेशा अगर वो पॉजिटिव है तो नंबर लाइन पे वो 0 और 1 के बीच में रहते हैं, दे विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1। तो हमें Sir, अभी your क्या, voice is breaking. यस नाउ इट इज ब्रेकिंग। हाँ, तो 0 और 1 के बीच में रहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। आप चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, उसका आंसर 0.3333 आएगा। इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में आएंगे। अभी 0 और 1 के बीच में जब ये रहते हैं, इतना अगर आपको पता चला, नाउ दिस इज पॉजिटिव 1/3, तो वो 0 और 1 के बीच में रहेंगे श्योरली। नाउ ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 3, तो 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 3 इक्वल पार्ट्स आपको बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स प्लॉट किए, ये वाला पहला और ये वाला दूसरा। ये दोनों पॉइंट प्लॉट करने के कारण अभी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड
3 इक्वल पार्ट्स हो गए 0 और 1 के बीच में। ये जो सेगमेंट है 0 और 1 के बीच में, उसके हमें 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं। दिस इज अभी राइट नाउ मैं फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने हाथ से किया। आप चाहे तो इसको लेते वक्त क्या करो कि 0 से 1 तक 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लो, और 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे इसके 3 इक्वल पार्ट्स करो। उसमें ये जो 0 है उसको हम लिख सकते हैं 0/3। 0/3 मीन्स 0 ओनली। ये दूसरा पार्ट रहेगा 1/3, ये रहेगा 2/3, और ये रहेगा 3/3। 3/3 मीन्स 1 ओनली, और जो रिप्रेजेंट करना था वो है हमारा 1/3। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी प्रॉपर फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना पड़ता है? वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर। जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में 0 और 1 के बीच में डिवाइड करो। समझो मैंने दूसरा एग्जांपल लिया -1/3, तो आपको पता रहना चाहिए, कॉमन सेंस है ये, कि ये 0 और 1 के बीच में नहीं, 0 और -1 के बीच में आएगा, क्योंकि वो निगेटिव है। फिर से डिनोमिनेटर 3 है तो इसके 3 इक्वल पार्ट्स करो। ये पहला 0/3 रहेगा, ये -1/3 रहेगा, ये -2/3 और ये -3/3। -3/3 मतलब -1, 0/3 मतलब 0, और ये -1/3, यही हमारा आंसर है। ठीक है? So like this we can represent a proper fraction. If it is positive, it will be in between 0 to 1, 0-1, or if it is negative, it will be in between -1-0। -1 और 0 के बीच में रहेंगे। ठीक है? ये हुआ पहला पार्ट। Is it clear to everyone? अरे समझा कि नहीं? Yes, sir. हाँ बोलो, ना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। सो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन वाले। नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो ठीक है, इतना ही ले लेते हैं, बस काफी है। आप इसके नोट्स लिख लो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ गोविंद, पूछो क्वेश्चन। इतना लिख लो बेटा। अभी आपने हेडिंग दिया है सर ये। वो 1/, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर आपका आवाज नहीं आ रहा। सर 1/100 किसे डिनोट करते हैं नंबर लाइन पे? वेरी गुड क्वेश्चन। ये मैं आगे क्वेश्चन पूछने ही वाला था कि जिसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है उसके 100 इक्वल पार्ट्स करते बैठेंगे तो यहीं पे रात हो जाएगा, यहीं पे रात हो जाएगा। तो 1/100 को मतलब जब भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में दिया है, से फॉर एग्जांपल 1/100, तो इसको रिप्रेजेंट करना अगर आपको है तो ये मेथड ठीक नहीं है। दिस मेथड we cannot use because your denominator is very huge. So in this case we should convert it into decimal and then represent the decimal on the number line. 0.01 रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके चलो इतना लिख लो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, और इसका लिमिटेशन भी नीचे लिख लो, जैसे हमारे गोविंद ने बोला। इसका लिमिटेशन क्या है? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी वेरी लार्ज नंबर। बहुत बड़ा नंबर है तो फिर आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके साइड में बारिश और ये चल रहा है क्या? विंड इज ब्लोइंग। हाँ दैट